ठीक है, सभी लोग आ गए लगभग लगभग। तो बताओ फटाफट, हमें क्या करना है? डीएनए के हजारों टुकड़े हैं, इस टुकड़े को हमें सेपरेट करना है ना, लेकिन किस बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। डीएनए के हजारों टुकड़े, डीएनए के हजारों टुकड़े, इस टुकड़े को अलग करना है, सेपरेट करना है, और उसी में हमारा इंसुलिन जीन, उसी में हमारा इंसुलिन जीन है। चीजों को समझिएगा। हमने क्या चलाया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल वो मीडियम है जहां चलाया जाएगा, एगारोस का है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। फोरेसिस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फोरेसिस मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जेल वो मीडियम जहां चलाइएगा। किससे बना हुआ? एगारोस से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। फोरेसिस मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज या वेट। साइज या वेट सेम चीज। जिसका साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, साइज कम तो मॉलिक्यूलर वेट भी कम। तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। आपने क्या किया? ये जेल बनाया, ये जेल बनाया, और जेल में ये वेल बना दिए, ये वेल बना दिया, ये वेल बना दिया। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इस जेल के अंदर क्या है? इसके अंदर में एगारोज है, वो मोनोमर था। एगारोज जो था वो मोनोमर था, उसे पानी में मिक्स किया। ये बॉटल, इसके अंदर में एगारोस पाउडर, एगारोस पाउडर गर्म कर दिया तो क्या होगा? एगारोस पाउडर सभी जगह फैल जाएगा। जैसे ही ठंडा करेंगे वापस से पास आने लगेगा, वापस से पास आने लगेगा। जब वापस से पास आने लगेगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे? एगारोस 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 जो है वो वापस में पास आए तो बीच बीच में छोटा छोटा पोर भी बन जाएगा, बीच में छोटा छोटा पोर बन जाएगा। अब आया समझ में? अब समझ में आई चीजें? पहले मैंने गर्म किया तो एगारोस के जो मॉलिक्यूल थे अलग अलग, जैसे ही मैंने ठंडा किया वापस से आए, वापस से आए। जब वापस से आए तो एक नेटवर्क बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया, और इस नेटवर्क के अंदर में बीच बीच में गैप है, गैप से ही डीएनए मूव करेगा। हमने यहां पर डीएनए देखो, मैंने इस वेल नंबर 1 में डीएनए डाल दिया, छोटे साइज वाले, बड़े साइज वाले, अलग अलग साइज के डाल के छोड़ दी। यहां पर हमने जानबूझ करके नेगेटिव चार्ज, क्यों? डीएनए खुद एनायन है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट आयन है, वो खुद एनायन है। तो जानबूझ करके हमने नेगेटिव इन रखा और इधर हमने पॉजिटिव इन रखा। पॉजिटिव मतलब इधर रखा हमने एनोड, और इधर हमने क्या रखा? कैथोड। एनोड आना, एनोड आना, एनोड की तरफ आएगा, लेकिन बीच में तो छोटे छोटे पोर्स है, क्योंकि एगारोस मॉलिक्यूल आपस में जब आए तो वो क्या करे? छोटा छोटा पोर बना दिया, गैप बना दिया। इस डीएनए गैप से मूव करे, तो जिस डीएनए का साइज छोटा वो तेजी से मूव करेगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जिस डीएनए का साइज बड़ा वो ऊपर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ऊपर रहेंगे। जिस डीएनए का साइज सबसे बड़ा सबसे ऊपर। बहुत अच्छे से आपको आता है। डीएनए को मैंने साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लिया। क्या डीएनए दिखेगा? क्या डीएनए दिखेगा? नहीं। क्या जेल पे डीएनए दिखेगा? नहीं दिखेगा, डीएनए नहीं दिखते, डीएनए जेल पे नहीं दिखेगा। इधर से देखोगे उधर दिख जाए, पारदर्शी है। तो सर डीएनए दिखेगा नहीं तो हम लोग इसलिए इसलिए यहां पर एक केमिकल यूज करते थे, इथिडियम ब्रोमाइड। याद करो, इथिडियम ब्रोमाइड, ये डायरेक्टली नीट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करेगा? डीएनए में इंटरकैलेट हो जाएगा, यानी कि डीएनए में, डीएनए के अंदर में जो बेस पेयर है, जो बेस पेयर है उसी के अंदर समा जाएगा, उसी के अंदर इंटर कर जाएगा, घुस जाएगा। तो जहां जहां डीएनए, जहां जहां डीएनए, वहां पर कौन बैठ गया? इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड बैठ गए। क्या अब डीएनए दिखेगा?
बोले अभी भी नहीं दिखेगा सर, इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बावजूद भी नहीं दिखेगा, डीएनए जेल पे नहीं दिखता है। अब उसके ऊपर में आपको यूवी रेज अप्लाई करना पड़ेगा, यूवी रेज अप्लाई करना पड़ेगा। जब यूवी रेज के प्रेजेंस में दिखिएगा तो वो यूवी रेज ना जो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड उसे पिक करेगा, पकड़ेगा और वो कलर इमिट करेगा। तो यूवी रेज के प्रेजेंस में, यूवी रेज के प्रेजेंस में, यूवी रेज के प्रेजेंस में डीएनए एक लाइट इमिट करेगा, कलर इमिट करेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नीट के पेपर में एकदम पूछे जाते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर का वो लाइट दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का वो लाइट दिखेगा ना। अब ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें पता है क्या, यहाँ पर 5 बैंड दिख रहे, 6 बैंड दिख रहा है, 10 बैंड दिख रहे, क्या तुम्हें पता है जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन जीन है कहां, डिजायर्ड जीन है कहां? नहीं मालूम, नहीं मालूम। एनसीईआरटी बोलेगा कि हम वहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटेंगे, जेल को काटेंगे और काट करके बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस मेथड को इल्यूशन कहेंगे, इस मेथड को इल्यूशन कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम, तुम्हें पता है क्या, अरे हजारों हजार डीएनए, उस डीएनए में तुम्हारा इंसुलिन जीन कहां छुपा है? हजारों हजार डीएनए, उसमें तुम्हारा इंसुलिन जीन कहां छुपा है? कैसे पता? डीएनए बोलेगा इल्यूशन से निकाल लीजिए। अरे पता रहेगा तब तो, हमें नहीं मालूम, किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम, इसके लिए हमें ऑटो रेडियोग्राफी करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऑटो रेडियोग्राफी करना पड़ेगा। जैसे कि आपने फिंगर प्रिंटिंग में किया था, जैसे कि आपने फिंगर प्रिंटिंग में किया था। अब जेल पे जो डीएनए है उसे सिंगल स्ट्रैंड में तोड़िए, उसे नायलॉन पेपर पे ट्रांसफर कीजिए, सॉदर्न ब्लॉट कीजिए, उसके बाद में प्रोब डाल करके चेक कीजिए, इंसुलिन जीन वाला प्रोब डाल दीजिए। अगर आपके अंदर इंसुलिन जीन कहीं होगा, कहीं पास होगा, तो प्रोब जाकर के क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। फिर आप एक्सरे प्लेट रख करके चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कहां पास रेस इमिट हो रहा है, यानी कि जो आपका एक्सरे फिल्म में कहां पर स्पॉट बन रहा है। स्पॉट क्यों बना? क्योंकि रेस क्रॉस किया। रेस क्यों आया? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर प्रोब अटैच हुआ है। प्रोब वहां क्यों अटैच हुआ? क्योंकि यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हमने प्रोब किसका बना दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट का। इस मेथड से, ऑटो रेडियोग्राफी के मेथड से हम पता कर लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां है। तो जिस बच्चे ने फिंगर प्रिंटिंग वाला लेक्चर, जिस बच्चे ने फिंगर प्रिंटिंग वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा, उसे यह टेक्निक समझ में आ रहा हो। क्योंकि बायोटेक में फिर से एक वर्ड आएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में फिर से आएगा ऑटो रेडियोग्राफी। वही ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन ना, एक्सरे फिल्म पे स्पॉट्स का बनना, उसी मेथड से हम लोग पता कर लेते ना। लेकिन अब एनसीईआरटी में जब फिगर को देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। जब आप एनसीईआरटी में फिगर को देखोगे तो एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब आप फिगर को देखने की कोशिश करेंगे तो। क्यों? एनसीईआरटी ने ये फिगर बनाया, ये वेल बनाया, 3 वेल बने होंगे एनसीईआरटी। पहले वेल में डीएनए कटा ही नहीं है, मोटा सा दिखता है। पहले वेल में डीएनए कटा ही नहीं है, मोटा सा दिखता है। दूसरे वाले में शायद 3 बैंड दिखेंगे। लास्ट वाले में शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, 5 बैंड दिखेंगे। सर ऐसे कैसे? पहले वाले में केवल 1 बैंड, दूसरे वाले में 3 बैंड, चौथे वाले में सर 5 बैंड, कुछ पता नहीं चल रहा। सर इसमें डीएनए ही तो डाला है ना, इस वेल में तो डीएनए ही तो डाला है ना, तो एक ही बैंड क्यों दिखा? इसमें भी डीएनए सर, सेम डीएनए, मेरा ही डीएनए डाला ना, तो 3 बैंड और उसमें 5 बैंड। कुछ समझ में नहीं आया लॉजिक, कुछ समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी फिगर बना देगा, समझाएगा नहीं। समझते रहो, समझते रहो, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपको यहां पर थोड़ा लॉजिकल दिमाग डेवलप से करा के बताता हूं। आपके ट्यूब में डीएनए थे, ये डीएनए,
ये डीएनए, मान लो कि यहां पास हमने एंजाइम यूज किया ई कोर 1, मान लो ये तुम्हारा डीएनए ई कोर 1 यूज किया। मान लो यहाँ GAA TTC यानी रिकॉग्निशन साइट है ही नहीं है। GAA TTC मान लो है ही नहीं, तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, GAA TTC है ही नहीं, तो क्या डीएनए कट होगा? क्या डीएनए कट होगा? नहीं होगा। चलिए सेकेंड, ये आपका डीएनए, ये आपका डीएनए, हमने यहां पास यूज किया BAM-H1, दूसरा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्या इसका भी रिकॉग्निशन साइट GATTC होगा? नहीं, कुछ और होंगे, कोई दूसरा होगा रिकॉग्निशन साइट। और मान लो उसका रिकॉग्निशन साइट 3 जगह मौजूद था, 1, 2 और 3 जगह मौजूद थे। तो अब देखिए आपका डीएनए 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में टूट गया। अरे BAM-H1 का रिस्ट्रिक्शन साइट 3 जगह था, तो आपका डीएनए टूट गया ना, 4 जगह टूट गए। इसलिए जब आप वेल में चलाइएगा तो 4 बैंड दिख गए। इसमें जब चलाया तो 1 बैंड भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन साइट। हमने यहां पर अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया और इसे काट करके देखा, नहीं कट हुआ, रिकॉग्निशन साइट नहीं थे, सारे डीएनए एक ही जगह रह गए, कट ही नहीं हुआ, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तीसरे वाले में अब समझ में आ रहा है लॉजिक? तीसरे वाले में आपने अपने डीएनए को मान लो हिंड 2 से काटा और हिंड 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिस्ट्रिक्शन साइट है। मान लीजिए 6 रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो आपके 7 फ्रैगमेंट बन गए। तो जब आप जेल पे चलाइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनेंगे, 7 बन जाएंगे। अब समझ में आया? एनसीईआरटी का फिगर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले वेल में अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, नहीं कट हुआ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक और फायदा मिल गया कि आपका डीएनए में वो रिस्ट्रिक्शन साइट है या नहीं पता कर सकते। आपके डीएनए में कितना जगह ई कोर 1 का रिकॉग्निशन साइट है पता कर सकते। मैंने अपना डीएनए लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डाला? हिंड 2, 5 बार में कट हो गए, यानी कि 4 बार, मान लो एक ही डीएनए था, 4 बार रिकॉग्निशन साइट होगा, तभी तो 5 फ्रैगमेंट्स बने, 5 बैंड दिखा। मेरे ने अपना डीएनए लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, कौन सा? PBU1 डाला, कटा ही नहीं। कैसे पता चलेगा कटा नहीं कटा? जेल पे डालिए, अरे डीएनए के एक ही बैंड दिखा, इसका मतलब है वो रिकॉग्निशन साइट नहीं है। 100 बार कट गया, यानी वो मेरे डीएनए में इतने बार वो सीक्वेंस मौजूद था। अब बताओ कुछ समझ में आया? कुछ नया चीज पढ़ा? अब बताओ कुछ समझ में आया? एनसीईआरटी का फिगर बच्चा पढ़ लेता है, कुछ समझ में आता है? क्लियर है? फटाफट हैंड रेज करो, आपको समझ में आया क्यों दिया एनसीईआरटी ने? तो तुम बोलते ना सर एक ही बार एनसीईआरटी में जो फिगर बना है एक ही बैंड दिख रहा है, अरे नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन है, वो रिकॉग्निशन साइट नहीं है उस एंजाइम का, नहीं कट हुआ। ठीक है? तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज को नहीं लिखता है, चीजों को समझिएगा। चलिए ठीक है, आपने जेल पे चलाया, आपने जेल पे चला दिया डीएनए को, अच्छी बात। अब आपने जेल से डीएनए को निकाल लिया, आपने यहां पर मान लो ई कोर 1 से यूज किया, एक ही बना। मान लो यहां पर हिंड 2 से यूज किया, 4 बन गए, 4 बन गया। ठीक है? आपने यहां पास BAM-H1 से यूज किया, मान लो इतने बन गए। इसलिए यहां पर डीएनए मोटा बनाया, अरे डीएनए कटा नहीं ना, पूरा डीएनए एक जगह। यहां डीएनए कट गए तो यहां पास पतला दिख रहा है, फिगर में ये भी देखना, यहां पतले पतले दिख रहे, अरे डीएनए का तो कबाड़ा उड़ा दिया, उसे तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए। अब हम लोग इल्यूशन क्या है समझ में आ गया, इल्यूशन क्या है समझ में आ गया। हमने जेल में से डीएनए को काट करके निकाल लिया,
कैसे पता? ऑटो रेडियोग्राफी से कंफर्म करते हैं, वही जगह पे हमारा इंसुलिन जीन है, काट करके निकालो इल्यूशन। जेल को डाइजेस्ट करो, डेल को डाइजेस्ट करो और उनमें से डीएनए को प्यूरिफाई कर लो। तुम्हारे पास डीएनए आ गया, तुम्हारे पास ये डीएनए आ गया। यही था ना, यही था ना तुम्हारे लिए, यही था तुम्हारा डिजायर्ड जीन, यही था तुम्हारा डिजायर्ड जीन। अब समझ में आया? इसी को अब बैक्टीरिया में डालोगे, बैक्टीरिया के लिए एलियन हो गया, बैक्टीरिया के लिए फॉरेन हो गया। इसी में तुम्हें इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सर इसे कैसे डाले, इसे कैसे बैक्टीरिया में डाले? ऐसे ही डाल दे क्या? अरे अगर ऐसे ही बैक्टीरिया में डाल दोगे ना, ऐसे ही बैक्टीरिया में डाल दोगे ना, तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, काम के लायक नहीं रहेगा, काम के लायक नहीं रहेगा। तो हमें यहां से यहां पहुंचाने के लिए एक चाहिए वेक्टर। क्या बिना वेक्टर के नहीं डाला जा सकता? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। हम बिना वेक्टर का भी डाल सकते हैं, हम बिना वेक्टर का भी डाल सकते हैं। अब पढ़ोगे थोड़ी देर बाद जीन गन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, तो वहां पर बताया जाएगा बिना वेक्टर का भी डाला जा सकता है, वेक्टर लेस मेथड डाला जा सकता है। लेकिन बेस्ट कौन है? वेक्टर के थ्रू। बेस्ट कौन है? वेक्टर के थ्रू। चलिए डाल दिया। अब मान लीजिए सर हमारा डीएनए लेकर के कौन जाएगा? नाम व्हीकल, उसका नाम क्या है बोलिए? व्हीकल। इसी को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर में मेनली हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं, मेनली हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं, मेनली हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए मेनली प्लाज्मिड यूज किया जाता है। हाँ आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। यहाँ पास एक हमने प्लाज्मिड आजकल यूज करते हैं PBR 322, हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। इसे साइंटिस्ट ने मॉडिफाई करके बनाया है, इसे साइंटिस्ट ने, ये नेचुरल नहीं है, इसे साइंटिस्ट ने थोड़ा मॉडिफाई किया उसके बाद में बनाया है। तो PBR 322 कोई भी नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। हम लोग बात करेंगे इसके अलावा और भी कई सारे, लेकिन मेनली हम लोग आजकल लैब में क्या यूज करते हैं? प्लाज्मिड। लेकिन सर अगर प्लांट में डालना है तो क्या प्लाज्मिड से डालोगे? सर प्लांट में अगर डालना है तो क्या प्लाज्मिड से जाएगा? प्लांट में डालना है कुछ अलग मेथड यूज करेंगे। वहां पर एक वर्ड आएगा टीआई प्लाज्मिड, याद करो। हम लोग अभी इस पे बातें करेंगे, इस पे बातें करेंगे। टीआई प्लाज्मिड यूज करेंगे, आरआई प्लाज्मिड से हम लोग डाल सकते हैं। एनसीईआरटी में टीआई प्लाज्मिड गिवन है। सर एनिमल सेल में कैसे डालोगे? एनिमल में भी डालने का तरीका है, हम लोग वायरस के हेल्प से डालेंगे, रेट्रो वायरस के हेल्प से डालेंगे। सर वायरस तो बीमारी कॉज कर देगा, सर वायरस तो बीमारी कॉज करता है। अरे बीमारी नहीं कॉज करेंगे, हम लोग डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज करेंगे, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस याद करेंगे। याद करो हमें एक टॉपिक पढ़ना है, जीन थेरेपी। वही जो 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर में इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो गए थे, उसके अंदर में हमने उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया, जीन थेरेपी करा, जीन थेरेपी से उसको हमने इम्यूनिटी को बढ़ाया था। तो क्या प्लाज्मिड से डाला था? क्या हमने टीआई प्लाज्मिड यूज कर दिया? नहीं, हमने वहां डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस के हेल्प से उस बच्ची में जीन डाला था। ये पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो फिलहाल हमारा ये काम है कि हमें बैक्टीरिया में डालना था। तो हमने क्या किया भाई? इंसुलिन जीन काट करके निकाला, या हमने प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट मारा, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो गए, और इसे हमने जोड़ा, और ये हमारा बन गया आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आरडीएनए को स्मॉल आर से लिखिए, ज्यादा बेटर है। इसी को हम कहते थे हाइब्रिड डीएनए, इसी को कहा काइमेरिक डीएनए। अब हमें क्या करना है? हमें इस डीएनए को बैक्टीरिया में डालना है, इसे डालना है, बैक्टीरिया नहीं लेगा। एनसीईआरटी 9 को पढ़िए,
एनसीईआरटी कहता है डीएनए हाइड्रोफिलिक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर लविंग है, कैसे ले लेगा? अरे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम को तो ले ही नहीं पाता। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस को लेता है, केटायन एनायन सेलेक्टिवली लेता है, उसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए। और तुम इतना भारी भरकम डीएनए डाल दो, इलॉजिकल। इतना मैक्रोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी का लाइन है कि डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोटाइड माइक्रोमोलिक्यूल से, डीएनए तो मैक्रोमोलिक्यूल से, हजारों बेस पेयर है उसमें, इतना बड़ा डीएनए में कैसे जाएगा? इतना बड़ा बैक्टीरिया में कैसे चला जाएगा? नहीं लेगा। इसलिए हम लोग बैक्टीरिया को तैयार करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे फुसलाएंगे कि भाई बाहरी डीएनए ले ले। इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। उसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे कि तू डीएनए ले ले। कोई आदमी है बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, क्या गोली उसके अंदर चली जाएगी? तुम्हें गोली मारना है, सामने वाला बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, क्या तुम मार दोगे? नहीं, उसे बहलाओ फुसलाओ और उसका बुलेट प्रूफ जैकेट उतरवा दो। अब गोली मारो चला जाएगा, अब गोली मारो चला जाएगा। तो तुम पहले फुसलाओ बहलाओ, कॉम्पिटेंट बनाओ। सर कैसे? कैल्शियम डाल दो भाई, एनसीईआरटी का लाइन है, डाइवैलेंट केटायन डाल दो, कैल्शियम आयन डाल दो। कैल्शियम क्या करेगा? याद रखो, मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ रखा है, कैल्शियम मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, कम से कम कुछ ना करे, अरे निगेटिव चार्ज को तो न्यूट्रलाइज करेगा, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी कि कैल्शियम कैसे बढ़ाता है एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन बोला जाता है कि कैल्शियम होने के चलते डीएनए लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। फिर हम कुछ हीट एंड शॉक मेथड देंगे, जिससे कि ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेकर के अंदर पहुंच जाए। हीट एंड शॉक मेथड कैसे करेंगे? डिटेल से पढ़ना है, हम उसमें हीट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे हमें डिटेल से पढ़ना है। कुछ मेथड होगा हीट एंड शॉक मेथड, जिससे बाहरी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिफिकल्ट काम, ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन? अरे बाहरी डीएनए आ गया, बाहरी जीन आ गए, जीनोटाइप चेंज हो गया। अरे जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। सोचो, बाहर का जीन आ गया, तुम्हारे अंदर चेंजेस हो गए, चेंजेस होना ट्रांसफॉर्मेशन। आर से एस स्ट्रेन ऐसे ही तो बना था कि डीएनए आ गया था, बैक्टीरिया के अंदर बाहरी डीएनए आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम यही है, पता करना कौन ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। सबसे डिफिकल्ट काम यही है, यही चैलेंज का काम है। ये देखिए फ्लास्क है, फ्लास्क में देखिए 5 बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर में किसके अंदर में प्लाज्मिड गया, किसके अंदर में नहीं गए, ये कैसे मालूम आपको? ये डिफिकल्ट काम है। तो हमें पता करना है कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है, किसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर किया, और कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। इसलिए एक वर्ड आएगा सिलेक्शन करना है कि कौन ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। हम कैसे सिलेक्ट करें? यहां पर एक और प्रॉब्लम होने वाला है, एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ा होने वाला है कि यहां पास आपने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को काट दिया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, और यहां पास में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रख दिया, एंजाइम यूज किया, डीएनए लाइगेज, जो डीएनए को जोड़ेगा। लेकिन लॉजिकल दिमाग खोल करके एक चीज सीखो,
डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ेगा। अरे जोड़ने का मतलब ये भी तो जोड़ देगा ना, आपस में भी तो जोड़ सकता है ना। तुमने डीएनए को कट मारा, डीएनए खुल गए, आपस में फिर से जुड़ गया। क्या डीएनए लाइगेज में ये लिखा है कि वो फॉरेन डीएनए से जोड़ेगा? क्या डीएनए लाइगेज में ये लिखा है कि फॉरेन डीएनए से जोड़ेगा? नहीं, वो तो डीएनए को आपस में जोड़ेगा। तो दोनों डीएनए के फ्रैगमेंट पास आ गए और जुड़ गए, रिसर्कुलाइज हो गए, सेल्फ लाइगेटेड हो गए, नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गए। ये तो चांस पे है, ये तो चांस पे है कि वहां पास डीएनए लाइगेज ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी साथ में जोड़ दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी साथ में जोड़ दिया। तो यहां पर दो दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि पता करो कि कौन रिकॉम्बिनेंट वाले बने, रिकॉम्बिनेंट वाले बने, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट बने, ये भी तो पता करना है। और फिर किसके अंदर डीएनए गया, ट्रांसफॉर्म्ड कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्म कौन है, दो दो चैलेंज है। इसलिए पेज नंबर 200 आपका सबसे खतरनाक पेज बनता है। लेकिन बच्चे को कोई मतलब नहीं, बच्चे तो टाइम पास अपना करते रहते हैं। अभी 12 बच्चे थे, आराम से आते हैं जाते हैं, अब बाद में समझ में नहीं आएगा, अगले साल फेल होंगे, अगले साल फेल होंगे, फिर रोते हुए आएंगे, समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो 200 पेज सबसे खतरनाक क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे काम, हमें पता करना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। ये क्या नेकेड आई से दिखेगा? अरे नेकेड आई से तो बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, प्लाज्मिड कहां से दिखेगा, प्लाज्मिड कैसे तुम्हें दिखेगा? यहां के बाद कौन ट्रांसफॉर्म कौन नॉन ट्रांसफॉर्म कैसे पता करेगा? दो दो जगह पे आपको प्रॉब्लम फंसोगी। इसलिए वहां पर हम लोग यूज करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पे यूज करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर, जो सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहां पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे कौन ट्रांसफॉर्म्ड है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्म है, उसे सिलेक्ट करेंगे। चलो सिलेक्शन में हमें पता चल गया, सिलेक्शन में हमें पता चल गया किसी तरह से, ये देखिए बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर में ये देखिए ध्यान से ट्रांसफॉर्म्ड वाला भी है और यहाँ इंसुलिन जीन भी है, यानी रिकॉम्बिनेंट। हमें यही चाहिए था, हमें यही चाहिए था, ऐसा बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म्ड भी है और उसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट वाले भी, रिकॉम्बिनेंट वाला भी। अगर हमें पता चल गया तो इसे अब हम लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे। कोई ट्यूब में ग्रो करेगा कि नहीं होगा, लार्ज स्केल में ग्रो कराएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा बायो रिएक्टर, इसके लिए हमें चाहिए होगा बायो रिएक्टर, जहां हम लार्ज स्केल पे ग्रो करा सके। एनसीईआरटी का लाइन है 100 to 1000 लीटर का चाहिए, 1000 लीटर का चाहिए। क्यों? तुम्हें वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई करना है, एक बड़े लेवल पे सप्लाई करना है, और बड़े लेवल पे सप्लाई करने के लिए, बड़े लेवल पे सप्लाई करने के लिए एक ट्यूब से काम थोड़ी चलेगा। बड़े लेवल पे सप्लाई करना है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करना है, तो क्या 10 ml से काम हो जाएगा? नहीं, आपको लार्ज स्केल में चाहिए, बायो रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। अब बायो रिएक्टर क्या होगा? एनसीईआरटी में दो वर्ड दिए, स्पार्जर बायोरिएक्टर, स्टायरर बायोरिएक्टर। उस पे बातें करेंगे, उस पे बातें करेंगे कि बायोरिएक्टर कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, पीएच कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सैंपल पोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को ग्रो कर, लार्ज स्केल में बैक्टीरिया ग्रो हो गया, ये व्हाइट वाला बैक्टीरिया, लार्ज स्केल में बैक्टीरिया ग्रो, लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को पहले ग्रो करवाइए, अप स्ट्रीम कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग? अप स्ट्रीम। बैक्टीरिया का लार्ज स्केल में ग्रो होना, अप स्ट्रीम। हाँ, पूरा केयर किया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया। अब हमें क्या करना है, इस बायो रिएक्टर से बैक्टीरिया को निकालना है, उसमें से वो प्रोटीन निकालना है, आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है, फिर यूज करना है। यानी बैक्टीरिया का एक बार हमने लार्ज स्केल में ग्रो करा दिया, अब करेंगे डाउन स्ट्रीम। नीट में लगातार 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग।
नीट में लगातार यही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ना क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो हर साल यही क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। हाँ, तो अप स्ट्रीम मतलब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराना, हजारों हजार लीटर बनाना। एक बार बन गया तो बैक्टीरिया के, तो क्या बैक्टीरिया ही पेशेंट में डाल दोगे? अरे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन हार्मोन बन गया तो क्या बैक्टीरिया ही पेशेंट में डाल दे? क्या बैक्टीरिया ही दे दोगे पेशेंट को? नहीं, बैक्टीरिया में से ये व्हाइट वाला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो इंसुलिन हार्मोन बना, एनसीईआरटी उसे कहेगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने बनाया तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब इसे क्या करेंगे, वहां से यहां से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे। अरे आइसोलेट कर लिया, लेकिन हो सकता है उसमें अदर प्रोटीन भी आ गए, पेशेंट को दोगे नुकसान पहुंच जाएगा। अरे बैक्टीरिया के अंदर हजारों प्रोटीन है, बैक्टीरिया के अंदर हजारों प्रोटीन है, उसमें से अपना प्रोटीन कैसे मालूम? आइसोलेट किया लेकिन अदर इंप्योरिटीज भी आ सकते, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। आइसोलेशन देन प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफाई कर लिया लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, कई हफ्तों महीनों तक वो काम कर सके। अमेरिका की कंपनी ने बनाया, इंडिया भेजने में उसे लग जाएगा, इंडिया भेजने में महीनों लग जाएंगे, इंडिया के गांव गांव पहुंचने में उसे कई महीने लग सकते हैं। खराब हो गया तो इसलिए उसे हम प्रिजर्वेशन करेंगे, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। ये तीन वर्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एनसीईआरटी में ये तीन वर्ड मिल जाएगा, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। उसे प्रिजर्वेटिव डाल करके प्रिजर्व करना। हाँ, फोर्थ यहां पर कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन आईपीपी हो गया, लेकिन एलएन का मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहां पास आएगा क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो तुमने बनाया है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, खराब है, क्या है। क्वालिटी कंट्रोल भी हम लोग डाउन स्ट्रीम का प्रोसेस मानेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल अलग पार्ट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल अलग पार्ट है ना, लेकिन मॉड्यूल के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल को भी हमने मान लिया है। तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाना होगा ध्यान दीजिएगा। ऐसा आ गया, which is not the part of downstream processing, isolation, purification, preservation, quality control। तो क्वालिटी कंट्रोल हटा दीजिए, क्वालिटी कंट्रोल हटा दीजिए। क्वेश्चन आया ना, which is the part of downstream processing, isolation, purification, quality control, all of these। तो आंसर all of these लगाइए, ये डिपेंड करेगा ना। और क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फिर उसके बाद टेस्टिंग कीजिए। और एनसीईआरटी में क्या लिखा है, टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, लॉजिकल। अभी कोरोना वैक्सीन बनाया तो इसका टेस्टिंग अलग लेवल पे हो सकता है, 6 महीने 8 महीने, किस पे करोगे अलग तरीका हो सकता है। कोई और प्रोडक्ट बनाया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अलग तरह का बनाया, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्टिंग अलग तरीके से आप करोगे। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। और एक बार टेस्टिंग में पास हो गया तो लार्ज स्केल में पैकेजिंग कीजिए और उसकी मार्केटिंग करके मार्केट में लॉन्च कराइए। लार्ज स्केल में पैकेजिंग भी तो करना है ना, कोई हाथ से थोड़ी पैकेज करना है कि कोई बैक्टीरिया ही उसमें डाल दो, पेशेंट ले तो उसको नया पैथोजेन ही मिल जाए। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी पैकेजिंग अच्छे लेवल पे हो, हाँ, मार्केटिंग हो, और फिर वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। तो ये स्टेप्स है। तो मैं एक लाइन में फिर से बोल रहा हूं, फिर क्लास को एंड करेंगे। हम फिर से बोल रहे हैं कि इसको हमने क्या बोला, हमने 100 लीटर इंसुलिन हार्मोन बनाने की बात की थी, स्टेप फॉलो की। सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले स्टेप मैंने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, यानी कि मैंने जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाला। पहले मैंने जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाला, सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, मैंने जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाला। दूसरा, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा। तीसरा,
हमने जेल पे चला करके डीएनए को सेपरेट किया, जेल पे डीएनए को चला करके डीएनए को सेपरेट कर लिया, साइज के बेसिस पे या वेट के अकॉर्डिंग। जब सेपरेट हो गया, वहां से हमने इल्यूशन करके काट करके डीएनए को निकाल लिया, डीएनए आ गया, यानी कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन, एलियन डीएनए आ चुके हैं, डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाँ कई सारा नाम आ चुका है। अब उसे होस्ट में डालना है, तो हमें डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, बिना वेक्टर का भी डाल सकते हो, लेकिन बेटर मेथड कौन है, वेक्टर से डालना। यानी कि हमें व्हीकल चाहिए, व्हीकल चाहिए, यानी कि हमें चाहिए क्या, वेक्टर। वेक्टर के साथ में अपना डीएनए जोड़ दो, अरे वेक्टर भी एक डीएनए, और तुम्हारा डीएनए यानी पैसेंजर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन, एलियन डीएनए, फॉरेन जीन, उसको जोड़िए, यानी कि आप डीएनए लाइगेज से जोड़िए और बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया हाइब्रिड डीएनए, बन गया काइमेरिक डीएनए। अब आप इसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, बैक्टीरिया में डालिए, प्लांट में जाते प्लांट में डालिए, तो प्लांट में एनिमल में डालना है, एनिमल में डालिए, तो सब में प्लाज्मिड काम नहीं करे। हमने बैक्टीरिया के लिए किया तो हमने प्लाज्मिड यूज किया, प्लांट के लिए करेंगे कोई अलग मेथड, एनिमल के लिए करेंगे अलग मेथड, फंगस के लिए करेंगे अलग मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया। अब हमें सिलेक्ट करना है कौन रिकॉम्बिनेंट, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, कौन ट्रांसफॉर्म, कौन नॉन ट्रांसफॉर्म। ये डिफिकल्ट काम, ये डिफिकल्ट काम जो पेज नंबर 200 पे ये हो गया। सब कुछ ठीक ठाक हमारे पास में मिल गए, हमें वो बैक्टीरिया मिल गया जो ट्रांसफॉर्म्ड के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कीजिए, यानी कि हम लोग बायो रिएक्टर में डाल करके ग्रो कराए, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम करा दीजिए, लार्ज स्केल में ग्रो कराइए, ग्रोथ हो गया। अब हम लोग क्या करें, डाउन स्ट्रीम में जाए, हम लोग डाउन स्ट्रीम में जाए, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन कीजिए ना। इसके बाद क्वालिटी, कैसा क्वालिटी का बना है भाई, काम वाम करेगा, ठीक ठाक है, कोई इंप्योरिटीज तो नहीं आई है, क्वालिटी। और उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद आप मार्केटिंग करके पैकेजिंग कीजिए, मार्केटिंग करके आप लॉन्च कर दीजिए। तो यही तो आपके स्टेप्स है, यही तो स्टेप्स है, और इसी स्टेप को आपको धीरे धीरे पढ़ना होता है। तो फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आ गया भाई, किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, तो यही है। और मेन जो जहां पर डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी का है बस पेज नंबर 200 वाला। तो उसके लिए मैंने क्लोनिंग वेक्टर नाम के टॉपिक से बनाया एक बहुत अच्छा सा वीडियोस मैंने क्लोनिंग वेक्टर पे बनाया है कि कैसे PBr322 को हम लोग एज ए वेक्टर यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए ना, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन क्या है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। तो उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना, फिर से क्लास लेंगे, इसी पे फिर से एक बार बात करेंगे। 3 क्लास लगेगा मिनिमम प्रिंसिपल वाले पे, बाकी चीजें तुम्हें आता है वो आसान सा है, लेकिन पक्का ये हो जाएगा क्योंकि सेकंड चैप्टर तो आसान, एप्लीकेशन वाला चैप्टर काफी आसान होगा। जो भी है पेज नंबर 200 थोड़ा सा है एग्रोबैक्टीरियम वाला कॉन्सेप्ट कि डाइकोट पे क्यों अटैक करता है, टीआई प्लाज्मीड कैसा है, ट्यूमर कैसे हो जाता है, फिर क्यों यूज करते हैं,